Good morning to all of you. So, in the last 4 videos of organic chemistry basic part, we deal with inductive effect, bonding in organic compounds, electrophilic nucleophilic part, and something related with intermediates, carbocation, carbanion. Our last topic in this basic part is resonance effect. रेजोनेंस इफेक्ट, और इसी को हम आर इफेक्ट भी बोलते हैं बेटा। नाउ व्हाट इज रेजोनेंस एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। और किसी कंपाउंड के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रा की जाती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो चीज़ें हैं जनरली हमने पढ़नी है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th में। तो रेजोनेंस के रिस्पेक्ट में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो हम ऑलरेडी 11th में कर चुके हैं बेटा। सिर्फ मैं उस पार्ट को हाईलाइट करता हूँ एक बार जिसकी हमें यहाँ ज़रूरत रहेगी मेनली। तो जहाँ तक रेजोनेंस के ओरिजिन की बात है कि रेजोनेंस का कंसेप्ट किस वजह से आया था, उसका एक सिंपल सा रीज़न ये था कि जैसे मान लीजिए हम ओजोन की बात करें बेटा, ओजोन O3, तो O3 की जो स्ट्रक्चर होती है दैट विल बी लाइक दिस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये। तो यदि आप यहाँ ध्यान से देखते हो तो एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो है डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है। तो यदि ऐसा है तो हमारे पास यहाँ पे दो तरीके की बॉन्ड लेंथ्स आनी चाहिए थी बेटा, एक रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड और सेकंड रिस्पेक्ट टू सिंगल बॉन्ड। बट एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन सीन दैट बोथ ऑफ दीज बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल। मीन्स ये जो दोनों बॉन्ड लेंथ हैं, बॉन्ड लेंथ 1 एंड बॉन्ड लेंथ 2, दीज आर फाउंड टू बी सेम। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस की रिक्वायरमेंट आई थी। या हम ये कहें कि ये दोनों बॉन्ड लेंथ जो आइडेंटिकल हुई हैं दे आर ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। नाउ अब हम क्या करते हैं, मैं इसी की एक दूसरी स्ट्रक्चर बनाता हूँ बेटा, विच इज़ लाइक दिस। दोनों स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये है कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में था, इसको मैंने यहाँ चेंज करके इस दूसरी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में मैं इसको ले आया हूँ। ये जो दोनों स्ट्रक्चर बनी है बेटा, इनको कहा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा कि रेजोनेंस क्या है और कैसे ऑपरेट करता है। यदि हम किसी कंपाउंड के लिए एक से ज़्यादा लेविस डॉट स्ट्रक्चर यदि लिख सकते हैं, यदि किसी कंपाउंड के लिए एक से ज़्यादा लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखी जा सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखी गई हैं 2, एंड नन ऑफ देम इज़ कम्प्लीटली एक्सप्लेन द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मॉलिक्यूल, और उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता है, देन रेजोनेंस कम्स इनटू द पिक्चर। तब हम बात करते हैं कि वहाँ रेजोनेंस होगा। अब यहाँ दो चीज़ें हैं बेटा, वन इज़ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिनको हम RS बोलते हैं, सेकेंड इज़ रेजोनेंस हाइब्रिड जिसको RH कहा जाता है। मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसी के रिस्पेक्ट में, एंड दैट स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। ये जो ऊपर स्ट्रक्चर लिखी गई है इसको कहा जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं दीज आर RS, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
अब यहाँ से जो मेन बात है जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है, दिस इज़ ए रियल स्ट्रक्चर, और बाकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं वो सारे की सारी एक इमेजिनरी कंसेप्ट होता है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ को जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करती है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होती है। इसी को मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूँ कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है दैट इज़ द एवरेज ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होती है वो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एवरेज होती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो एवरेज इक्वल नहीं होता है बेटा। मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ, लेकिन हमेशा एक जैसा नहीं करती हैं। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, जो कम स्टेबल होगी वो कम कंट्रीब्यूट करेगी। बट ये कंफर्म है कि डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होंगी दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। अब कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी कम स्टेबल है, ये हम ऑलरेडी 11th में पढ़ के आए हैं, उसको आप एक बार देखिएगा वहाँ से। अभी जो हमें मेन फोकस करना है वो किसी और चीज़ पे है, इसी वजह से मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो जल्दी से यदि मैं इस चीज़ को डील करता हूँ तो अब तक हमने जो पढ़ा है वो ये है कि रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिना होता है जो ऑपरेट करता है जब हम किसी कंपाउंड के लिए एक से ज़्यादा लेवी-स्ट्रोड स्ट्रक्चर लिखते हैं और वो स्ट्रक्चर्स जो हैं उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। दो चीज़ें होती हैं, वन इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सेकंड इज रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड आपकी रियल स्ट्रक्चर होती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है आपकी वो इमेजिनरी कंसेप्ट होता है। रेजोनेंस का साइन होता है ये बेटा, सॉरी, डबली हेडेड एरो। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशंस क्या क्या हैं, किस किस कंडीशन में रेजोनेंस हमारे पास हो सकता है। बट उसको करने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट हम कैसे दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को दो तरीके से दिखाया जाता है बेटा, वन इज़ टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट एंड सिंगल इज़ वन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को शो करने के लिए हम कुछ इस तरीके की एरो का यूज़ करते हैं और वन इलेक्ट्रॉन को यूज़ करने के लिए कुछ इस तरीके की एरो का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ डबल हेडेड, दिस इज़ सिंगल हेडेड। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ये हेड जिस भी एटम पे जाता है ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस हेड पे जो चार्ज आता है दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और जिस एटम पे ये टेल आती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उस पर जो चार्ज आता है दैट विल बी पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। दो तरीके से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को दिखाया जाता है, वन इज़ टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, सेकेंड इज़ वन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। जहाँ हेड होती है इस एरो की उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो जिस भी एटम पे जाएगा, और जहाँ टेल रहेगी वहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने ए बी था मान लीजिए कोई, और हम क्या करते हैं इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैं बी पे दिखाता हूँ मान लीजिए। तो जब मैं बी पे इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा तो ए पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं इस बॉन्ड के, और बी पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और साथ में इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। और यदि इसी चीज़ को मैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से दिखाता हूँ, मान लीजिए हाफ एरो मैं इस तरह बनाता हूँ, हाफ एरो इस तरह बनाता हूँ, तो इसका सिंपली मीनिंग ये है कि एक इलेक्ट्रॉन ए पे गया है और एक इलेक्ट्रॉन बी पे गया है। चलिए बेटा, अब बात आती है कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की वैसे काफ़ी कंडीशंस होती हैं बेटा, बट उनमें से जो बहुत कॉमन है जो हम यूज़ करेंगे 12th के अंदर,
वो हैं 3 से 4 कंडीशंस जो आपको पढ़नी है। इन कंडीशन से पहले यदि मैं रेजोनेंस को थोड़ा सा डिफाइन करूं, रेजोनेंस इज नथिंग बट इट इज delocalization ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ध्यान से समझिएगा इसको। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे मीन्स डबल या ट्रिपल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है मोमेंट, मोबाइल नेचर। तो जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मीन्स चाहे वो डबल बॉन्ड में हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड में हो, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। इसी को रेजोनेंस कहा जाता है। अब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किस किस केस में मूवमेंट कर सकते हैं वो चीज़ हमने देखनी है बेटा। तो फर्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास वो कंडीशन ये है, सपोज कीजिए हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है बेटा और इससे नेक्स्ट कोई एटम है, मान लीजिए जी कोई एटम हम मान लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन की यदि मैं बात करूं, अब ये जो जी एटम है, सबसे पहली चीज़ ये है, अब इन चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा। जी कौन सा एटम है विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू डबल बॉन्ड, डायरेक्टली कनेक्टेड टू डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। यदि इस एटम के पास मान लीजिए लोन पेयर है, एक कंडीशन तो है ही, इफ एटम विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड कैरी लोन पेयर। अब ऐसे केस में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट कंडीशन ये है, अब इलेक्ट्रॉन्स की जब भी हम मूवमेंट कराएंगे बेटा, वो मूवमेंट होती है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये मूवमेंट रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की। अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज को कि यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ की जाएगी। देखिए मैं क्या मान के चलता हूं, ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड था, वैसे ये सारा काम एक ही मोमेंट में होगा बेटा, बट मैं आपको समझाने के लिए इसको दो अलग अलग मोमेंट में दिखाता हूँ। फिर जब हम स्ट्रक्चर्स पे आएंगे तो मैं उसको एक साथ दिखाऊंगा। हम ये मान के चलते हैं 1 मिनट के लिए कि यदि ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाए यहाँ पे, तो जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा मीन्स यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, एक चीज़ तो ये रहेगी। और डबल बॉन्ड भी हम इस तरीके से मानते हैं कि ये हेट्रोलिटिकली क्लीव करता है बेटा। जब ये हेट्रोलिटिकली क्लीव करेगा तो एक कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, दूसरे कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो मैं उस प्लस और नेगेटिव चार्ज को कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ बेटा। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, अदरवाइज हम इसको एक ही स्टेप में मूव करेंगे बेटा। इस डबल बॉन्ड को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। एक कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, दूसरे पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये प्लस इसी कार्बन पे क्यों आया है या ये माइनस इस कार्बन पे क्यों आया है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ लोन पेयर है, इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, दिस विल बी इलेक्ट्रॉन रिच, और इस पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो दिस विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन रिच के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन वो किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को। तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड था, कोवलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ कैसा बॉन्ड बन जाएगा, डबल। और यहाँ जब डबल बॉन्ड बनेगा तो उसके बाद क्या स्ट्रक्चर बनेगी, देखिएगा ध्यान से। यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो चुका था,
यहाँ प्लस चार्ज है और इस एरो की वजह से जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो नेगेटिव और प्लस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड। और क्योंकि जी ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज था, नेगेटिव। तो यदि मैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ तो दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि क्या मैंने बोला है आपको। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट रहेगी इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सॉरी, डबल बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ है और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे बाद में बेटा। तो फर्स्ट जो कंडीशन है रेजोनेंस की वो ये है, ध्यान से इसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद फिर हम सेकंड कंडीशन पे चलेंगे। चलिए बेटा सेकंड कंडीशन देखते हैं एक बार। सेकंड कंडीशन भी इसी की जैसी है जैसी फर्स्ट थी, बट डिफरेंस वहाँ पे ये रहेगा कि इस जी एटम पे लोन पेयर ना होने की वजह एक नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव चार्ज होगा इसका मतलब अब भी ये कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच। अब यहाँ भी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, देखो बेटा वही काम होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। तो अब इसको मैं एक ही स्टेप में करके आपको दिखाता हूँ। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, अब जैसे ही ये यहाँ आएगा बेटा, कार्बन आपको पता है 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो इसकी टेट्रावैलेंसी यदि आप देखोगे तो एक बॉन्ड इसने और बनाया होगा यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे 5 बॉन्ड नहीं बन सकते हैं, उसी टाइम ये जो डबल बॉन्ड था ये टूट के कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट कार्बन पे। तो जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेंगी दैट विल बी, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ का नेगेटिव चार्ज और इस टेल की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आना था वो कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को। सो दिस विल बी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस टू। ये जो है हमारे पास ये सेकंड कंडीशन है रेजोनेंस की, ध्यान से सुनिएगा इसको। यदि मैं थर्ड कंडीशन की बात करता हूँ, थर्ड कंडीशन में क्या है, ये हमारे पास डबली बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ कोई एटम जी है और इस जी एटम पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट 2 केसेस में ये इलेक्ट्रॉन रिच था और अब जो ये है ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अब ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो वही काम होगा, इस बॉन्ड को हम ब्रेक कराएंगे और ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव यहाँ इसलिए आया है कि अपोजिट चार्ज हैं अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ बॉन्ड बनेगा। यदि आप यहाँ पॉजिटिव ले आते तो लाइक चार्जेस की भी रिपल्शन हो जाता है बेटा। तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच जब बॉन्ड बनेगा तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर नाउ, देखो ये डबल सिंगल में रह जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। These two are the resonating structures of each other. सिर्फ इस कंसेप्ट को दिमाग में रखना है कि बेटा किस किस कंडीशन पे रेजोनेंस हो सकता है। यदि ये चीज़ आपको पता है तो आप बड़ी आसानी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को लिख सकते हो किसी भी सिस्टम पे। फोर्थ कंडीशन और है एक, तो फोर्थ कंडीशन के केस में अब ये जी मान लीजिए बेटा किसी मल्टीपल बॉन्ड का पार्ट है। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल या ट्रिपल, सपोज कीजिए डबल बॉन्ड का पार्ट है और किसी दूसरे एटम के साथ है, मान लीजिए वाई कोई एटम है आपके पास। अब ऐसे केसेस में भी क्या होता है बेटा, देखिए जनरली जो ग्रुप यहाँ पे रहेंगे उन केसेस में वाई की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस जी ग्रुप से ज़्यादा होगी।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि ज़्यादा होगी तो इस बॉन्ड को जब आप क्लीव कराओगे तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? वाई। यहाँ कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो जो पिछले स्टेप में काम हुआ था वही काम यहाँ हो जाएगा बेटा। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट विल बी सी पॉजिटिव चार्ज, सी डबल बॉन्ड जी, और ये जो आपका डबल बॉन्ड था ये सिंगल में चेंज हो जाएगा और यहाँ चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। सो these आर द फोर कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस जो हमें यूज़ करनी है। यदि मैं इन कंडीशंस को एक साथ हाईलाइट करता हूँ तो आपने देखो ये कंडीशंस पढ़ी हैं बेटा। फर्स्ट सेकंड कंडीशन ये थी कि यहाँ कोई जी था, या तो इस पे क्या था लोन पेयर, या इस पे क्या था नेगेटिव चार्ज। और सेकंड जो आपने पढ़ा है दैट विल बी या तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर ये किसी मल्टीपल बॉन्ड का पार्ट होगा। और यहीं पे मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट और बताता हूँ, देखिए आप ध्यान से। यदि आपने फर्स्ट केस देखे थे फर्स्ट और सेकंड, तो उन केसेस के अंदर इस कार्बन कार्बन की जो चेन थी, ये डबल बॉन्ड का जो पार्ट था, इस पे नेगेटिव चार्ज आया था बेटा, और यहाँ जो चार्ज आया था दैट विल बी पॉजिटिव। मीन्स यदि जी ग्रुप के पास लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं प्लस आर। जैसा हमने प्लस आई माइनस आई की बात की थी वही काम यहाँ होगा। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएंगे तो ये किस ग्रुप का काम करेंगे? माइनस आर का। ये चार कंडीशंस हैं बेटा, इनको आप जितना ध्यान से पढ़ोगे, सिर्फ एक बार आप बॉन्ड क्लीव करके देख लीजिए कैसा पैटर्न रहा था हमारे पास, उसी के कोरस्पॉन्ड में हमारे पास जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है वो सारी इसी रिस्पेक्ट में बनती हैं बेटा। सो ये जो चार कंडीशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप एक बार अच्छे से देखिएगा और कैसे बॉन्ड को हमने ब्रेक किया था वो भी आप देखिएगा। अब इस रेजोनेंस का जो मेनली हमने यूज़ करना है बेटा वो करना है बेंजीन रिंग के ऊपर। अब मान लीजिए ये हमारे पास बेंजीन रिंग होती है, यहाँ कोई ग्रुप जी लगा हुआ है मान लीजिए 1 मिनट के लिए। अब जी उन्हीं चार कंडीशंस को फॉलो करेगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता देता हूँ। इस जी के रिस्पेक्ट में यदि मान लीजिए इसको मैं 1 मानता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 6। तो इस जी के रिस्पेक्ट में यदि मैं पोजीशंस को असाइन करता हूँ बेटा, तो जो 1 2 और 1 6 पोजीशन होगी ये देखो ध्यान से एडजेसेंट होंगे बेटा। एक जी के मैंने इस साइड लिए हैं, जो राइट साइड पे है, दूसरी लेफ्ट साइड वाले लिए, एडजेसेंट पोजीशंस। इन पोजीशंस को कहा जाता है ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप जी। यदि मैं 1 3 और 1 5 की बात करता हूँ, दीज आर मेटा पोजीशंस। और यदि मैं 1 4 की बात करता हूँ तो इट इज़ पैरा पोजीशन। लेकिन ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये पोजीशन तभी ऑपरेट करती है जब बेंजीन रिंग पे कोई दूसरा ग्रुप लगा हो। मीन्स जो बेंजीन की 6 हाइड्रोजन है, यदि मैं एक हाइड्रोजन को हटा के कोई और ग्रुप लगाता हूँ तो उसके रिस्पेक्ट में आप ऑर्थो मेटा पैरा डिफाइन कर सकते हो। तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो देयर विल बी 2 ऑर्थो, 2 मेटा एंड 1 पैरा पोजीशन। चलिए ये मान लीजिए मेरे पास बेंजीन रिंग है बेटा, और यहाँ पे मैंने एक ग्रुप लिया OH, फिनोल कहते हैं इसको।
अब यदि इसकी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई करता हूँ तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो कंडीशन कौन सी है, देखो ये आपके पास है बेटा डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम है ऑक्सीजन और उसके पास है लोन पेयर। तो ये आपका जो है फर्स्ट कंडीशन को बिलोंग करता है बेटा रेजोनेंस की, जो हमने आज डिस्कस की थी। तो उसके केस में देखो वहाँ हमने इन मोमेंट को अलग अलग दिखाया था। पहले मैंने इस डबल बॉन्ड को ब्रेक किया था, फिर मोमेंट को नीचे लेके आया था इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ मैं दोनों चीज़ें एक साथ दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से इसको। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर, ये आएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच, और क्योंकि कार्बन पेंटावेलेंट नहीं हो सकता है तो उसी टाइम ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट के इस कार्बन पे आ जाएगा। देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगी बेटा, स्ट्रक्चर विल बी, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड OH, एक लोन पेयर रहेगा, और क्योंकि यहाँ टेल आई है तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा। नेक्स्ट केस में क्या होगा देखो, अब फिर ये सेकंड कंडीशन को बिलोंग करता है। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो नेक्स्ट केस में ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आएगा और ये डबल बॉन्ड का जो है नेक्स्ट कार्बन पे चला जाएगा। तो कंडीशन विल बी, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ऊपर वाला आपने चेंज नहीं करना है, वो सेम ही रहेगा अब। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और ये आपके पास दोबारा से फिर वही कंडीशन है, क्या करोगे, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ लेके जाओ और इसको इस कार्बन पे लेके जाओ। तो यहाँ से जो फोर्थ कंडीशन आपके पास आएगी दैट विल बी, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, नेगेटिव चार्ज, इसके साथ दो लोन पेयर रहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन मीन्स एक लोन पेयर, और OH एंड पॉजिटिव। इसके बाद यदि आप ड्रा करोगे तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ही आ जाएगी, सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि वहाँ जो डबल बॉन्ड का सीक्वेंस था वो चेंज हो जाएगा। जहाँ सिंगल थे वहाँ डबल आ जाएंगे, जहाँ डबल थे वहाँ सिंगल आ जाएंगे। सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल्स। अब इस चीज़ को यदि आप ध्यान से देखते हो तो यदि आप यहाँ देखोगे तो जो नेगेटिव चार्ज आपके पास आया है, एक बार आया है यहाँ पे, फिर आया है यहाँ पे, और फिर आया है यहाँ पे। तो यदि इन पोजीशंस को आप डिफाइन करते हो OH के रिस्पेक्ट में, तो दिस विल बी योर ऑर्थो, दिस विल बी पैरा, दिस विल बी ऑर्थो। तो ये जो ग्रुप हैं ये हमारे क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कराते हैं बेटा। और ऑर्थो पैरा पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, या फिर इन्हीं का एक और नाम होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा कि यदि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जो एटम कनेक्ट है उसके पास लोन पेयर होता है तो वो क्या करता है, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कराएगा, और ऐसे ग्रुप्स को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। एक एग्जांपल मोर लेता हूं जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी बेटा। फॉर एग्जांपल मैंने ये स्ट्रक्चर कंसीडर की बेटा, NO2। अब देखिएगा ध्यान से, यदि मैं कंडीशन की बात करता हूँ कि यहाँ कौन सी कंडीशन है, तो ये आपका डबल बॉन्ड है, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड एटम नाइट्रोजन है जो मल्टीपल बॉन्ड का पार्ट है। तो फोर्थ कंडीशन है जो हमने डील की थी। अब यदि मैं यहाँ आपसे कहूँ कि भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, अब देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो यहाँ से होगा क्या, इस ऑक्सीजन के जो दो इलेक्ट्रॉन थे इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड के, वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा,
इस नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस डबल बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ आ जाएंगे, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच। तो यदि आप इस चीज़ को एक साथ ड्रॉ करते हो, देखो तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड N, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज। देखो ध्यान से, अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा बेटा, देखो ये डबल बॉन्ड का पार्ट है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड कंडीशन है रेजोनेंस की, तो क्या करो, इस बॉन्ड को आप यहाँ ले आओ। तो इसको जब आप यहाँ लेके आओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ऊपर का जो है आपका वो सेम रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे अभी, O नेगेटिव और कोऑर्डिनेट। एक बार और फिर यही काम हो सकता है बेटा, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएंगे, और जब ये यहाँ आएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो पॉजिटिव चार्ज N O एंड O नेगेटिव, दिस विल बी योर नाइट्रोजन। अब यदि इस आप पर्टिकुलर केस में देखते हो तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आया है बेटा, उसको ध्यान से देखिएगा, वो पॉजिटिव चार्ज किस किस पोजीशन पे आया है, ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप क्या करेंगे बेटा, दे विल डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, और ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो हमारा जो मेन फोकस यहाँ रहेगा वो इस चीज़ पे रहेगा कि आप एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हो। ये सारी चीज़ें कराने का सिर्फ मेन जो लॉजिक है हमारे पास वो यही है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड हाउ कैन यू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ दैट। तो इन सारी चीज़ों को हम एक बार जनरलाइज करते हैं। मैं कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखता हूँ, आपने वो बतानी है कि यदि वो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्ट हों तो वो एक्टिवेटिंग होगी कि डीएक्टिवेटिंग होगी। चलिए, सबसे पहला हम हैलोजन लेते हैं, इसके बाद हमने OH लिया है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, OR NH2 CHO कीटोन देखिएगा ध्यान से, यदि आपसे पूछा जाए कि क्लासीफाई दिस ग्रुप एज एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग, तो कैसे आप इसको सोल्व करोगे। अब एक्टिवेटिंग ग्रुप की जो खास बात होती है वो ये होती है कि जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम होता है, प्लीज़ बेटा इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, मैं इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि हमें ये लोन पेयर, मल्टीपल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज उस एटम पे देखना होता है जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा होता है। जो डायरेक्टली जुड़ा है उससे क्या चीज़ जुड़ी है वो मैटर नहीं करती है बेटा, बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली कनेक्टेड एटम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। तो एक्टिवेटिंग के लिए हमारे पास 2 कंडीशन थी बेटा, या तो उसके पास लोन पेयर होना चाहिए या उसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट में देखो 3 लोन पेयर हैं बेटा, तो ये कैसा होगा, एक्टिवेटिंग, OH एक्टिवेटिंग, OR एक्टिवेटिंग, NH2 भी एक्टिवेटिंग। अब बाकी यदि आप सभी को देखोगे तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड एटम है वो मल्टीपल बॉन्ड का पार्ट है बेटा, एक कार्बन कनेक्ट करेगा बेंजीन रिंग से, डबल बॉन्ड का पार्ट है,
ये कार्बन कनेक्ट करेगा, ये भी डबल बॉन्ड का पार्ट है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, और NO2 में भी डबल बॉन्ड था जो हमने किया था। तो ये जो बाकी सारे ग्रुप हैं ये कैसे हैं? डीएक्टिवेटेड। तो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए बेटा किसी ग्रुप को देख के कि कौन से ग्रुप एक्टिवेटिंग होंगे, कौन से ग्रुप डीएक्टिवेटिंग होंगे। इस रेजोनेंस इफेक्ट में जो मेन चीज़ आपने पढ़नी है वो यही है, हाउ कैन यू क्लासीफाई एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, एंड हाउ कैन यू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सच ग्रुप्स। अब एक्टिवेटिंग को हमने बोला था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसका ज़रा सा मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का। ये मान लीजिए बेटा यहाँ कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी है, हम बात नहीं कर रहे हैं उसकी। हमने यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यदि कराई और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है मान लो E पॉजिटिव। अब जब इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको कराया था फर्स्ट या सेकंड वीडियो लेक्चर्स में, तो वहाँ ये चीज़ बताई थी कि इलेक्ट्रोफाइल की एक खास बात होती है, ये उस साइट पे अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब एक्टिवेटिंग ग्रुप के केस में हमने ये देखा था कि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया था, मीन्स ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी थी। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बेटा या तो ये ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। तो यदि मैं एक्टिवेटिंग ग्रुप के केस में ESR कराता हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ऐसे केस में आपको जो है ऑर्थो और पैरा दोनों ही प्रोडक्ट मिलते हैं बेटा। इसका जो मीनिंग था वो मीनिंग था ये, यहाँ E जुड़ जाएगा। चलिए मैं इसको ऊपर बना देता हूँ। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब ये है कि इट डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। और सिमिलरली यदि यहाँ कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ ऐड कराएगा? मेटा पोजिशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं क्योंकि वहाँ प्लस चार्ज आ जाता है। तो यदि ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचेगी वो किस साइड पे बचेगी? मेटा पे। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे जाके अटैच कर जाएगा। इस सारी वीडियो का जो मेन फोकस है बेटा वो सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कैसे आप किसी ग्रुप को देख के आइडेंटिफाई करोगे कि ये डीएक्टिवेटिंग है कि एक्टिवेटिंग है, एंड सेकंड आप उस चीज़ के लिए या उस कंपाउंड के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे लिखोगे। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम 12th में यूज़ करने जा रहे हैं मैं वही लिखता हूँ और आप इनकी प्रैक्टिस करके देखिएगा कि कैसे लिखे जाएंगे। फर्स्ट है हमारे पास क्लोरोबेंजीन। यदि बेंजीन है उसके ऊपर Cl लगा हुआ है और ये जो जीरो बेंजीन के जो सर्कल दिखाया गया है बेटा ये एक्चुअल में इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यदि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं दिखानी है, वहाँ हमें यही दिखाना पड़ेगा। इसकी आप RS लिख के देखोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगे और कैसे बनेंगे। सेकंड OH फिनोल। थर्ड OCH3 बेंजीन रिंग है जिससे O कनेक्ट है और उसी OH से CH3 कनेक्ट है और इसका एक नाम होता है बेटा एनिसोल। इसको जब हम ऑर्गेनिक पे आएंगे डील करेंगे तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बना के देखनी है। 3 तो ये हैं, कुछ और हैं। NH2 ये स्ट्रक्चर आप बनाओगे। CHO ये भी बनाओगे आप। COOH ये स्ट्रक्चर भी बनाओगे। ये 6 स्ट्रक्चर हैं जो आपको बना के देखनी है रेजोनेंस के। कौन से ग्रुप होंगे वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैसे आप स्ट्रक्चर बनाओगे वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप उसको एक बार बना के देखिएगा।
ये चीज़ मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, ऑर्गेनिक जो है वो बहुत प्रैक्टिस डिमांड करती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप इन चीज़ों की करोगे उतनी ज़्यादा आपको ये समझ आएंगे। ये सारा पार्ट ऑलरेडी हम 11th में भी डिस्कस करके आए थे। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप 11th क्लास की नोटबुक देखोगे, वहाँ से भी आप इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझ सकते हो। एक थोड़ा सा हमारे पास कार्बोकटाइन से रिलेटेड पार्ट था बेटा। तो कार्बोकटाइन की यदि मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ बेटा, जैसे कुछ कार्बोकटाइन है हमारे पास, एलाइल कार्बोकटाइन की यदि मैं बात करूँ, दिस विल बी एलाइल कार्बोकटाइन। अब यहाँ यदि आप देखते हो तो आपकी रेजोनेंस की जो है थर्ड कंडीशन है बेटा, डबल बॉन्ड है, उससे कनेक्टेड एटम पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या होता है, इस डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाते हैं बेटा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो जो स्ट्रक्चर आपके पास बनेगी दैट विल बी, ये चीज़ याद रखिएगा कि जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटाइन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं बेटा। सिमिलरली ऐसी ही स्टेबलाइजेशन बेंजाइल कैटायन को भी मिलती है। बेंजाइल कैटायन का मतलब होता है जब बेंजीन से CH2 जुड़ा हो और उस पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो यहाँ भी यदि आप ध्यान से देखोगे तो डबली बॉन्डेड एटम है, उससे डायरेक्टली कनेक्ट कार्बन है जिस पे प्लस चार्ज है। तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ आ जाएंगे बेटा, और वो जब यहाँ आएंगे तो ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर रहेगी। उसके बाद फिर ये यहाँ आएगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, ये यहाँ आएगा तो ये प्लस चार्ज आएगा। तो आपको 3 अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के वो दिखाना पड़ेगा। सो रेजोनेंस के बारे में मेनली जो बातें थी वो ये थी बेटा। एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट और आता है हमारा, वो ये है बेटा कि यदि मैं एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करता हूँ तो एक्टिवेटिंग में हमने ये देखा था कि ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हुई थी, मींस इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था। और डीएक्टिवेटिंग में ऑर्थो पैरा पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो डिक्रीज हुई थी, मींस पॉजिटिव चार्ज आया था। अब यदि आप ध्यान से देखते हो तो इसका मीनिंग ये है कि मेटा पोजीशन को या मैं इसको ये कहूँ कि मेटा पोजीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे ग्रुप एक्टिवेटिंग हो चाहे ग्रुप डीएक्टिवेटिंग हो, क्योंकि मेटा पे ना नेगेटिव चार्ज आएगा ना पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसी चीज़ से हमारा एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है। रिजल्ट होता है ये कि रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस नेवर ऑपरेट्स एट मेटा पोजीशन, नेवर ऑपरेट एट मेटा पोजीशन। तो ध्यान रखिएगा, इसको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। जब हम इसका यूज़ करेंगे टू एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, वहाँ ये चीज़ें बहुत यूज़ होंगी बेटा। एक रिज़ल्ट मैं और बता देता हूँ यहाँ पे, जब भी रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करते हैं बेटा एक साथ, मीन्स उसी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस इफेक्ट भी ऑपरेट करे, इंडक्टिव इफेक्ट भी ऑपरेट करे, तो जनरली जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। या इसको मैं ये कहूँ कि रेजोनेंस और इंडक्टिव यदि दोनों एक साथ ऑपरेट करते हैं तो रेजोनेंस इफेक्ट जो होगा दैट विल बी मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए बेटा, दीज आर द सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स रिगार्डिंग विद रेजोनेंस इफेक्ट। तो आप इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से पढ़ के देखिएगा, और जो इसमें मैंने आपको काम दिया है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करनी है वो आप कीजिएगा अच्छे से, और प्लीज़ इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं हमने बार बार यूज़ करनी है बेटा हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो चीज़ें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, जितना ज़्यादा आप टाइम इन चीज़ों को दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा ये। और ये चीज़ मैं दोबारा से बता देता हूँ बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट है आपका। नियर अबाउट 28 मार्क्स के आसपास जो है ऑर्गेनिक है आपकी।
तो यदि ये पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे सीबीएसई में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और कंपटीशन के लिए भी ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पार्ट पे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो कर लीजिए। प्रैक्टिस डिमांडिंग है, तो प्लीज़ इस चीज़ को पढ़िएगा अच्छे से और ट्राई कीजिएगा जो क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। नेक्स्ट क्लास जब भी रहेगी उससे हम आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। तब तक आप इन सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप क्लैरिफाई कर लीजिए, तभी हम आगे मूव करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।